शुरू करते हैं न्यूज पथ का ये सफर। तो सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेराह है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी हैं और सोशल मीडिया पर भी। इनसे आपका बाखबर होना जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। चर्चा आईब्रो को लेकर तलाक की भी हो रही है। हिमाचल प्रदेश में सरकार के एक आदेश पर बहस छिड़ गई। दरअसल राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड तय कर दिया। अब उन्हें दफ्तरों में फॉर्मल ड्रेस में ही आने के निर्देश दिए गए। साथ ही जींस और टी शर्ट पहनने पर खास तौर से मनाही होगी। हालांकि इसको लेकर सचिवालय कर्मचारी महासंघ ने कर्मचारियों के साथ साथ अधिकारियों पर भी इस नियम को लागू करने की मांग उठाई। कर्मचारी संगठन का कहना है कि पहले भी ड्रेस कोड को लेकर कुछ ऐसा ही फरमान जारी किया गया था। तब भी कर्मचारियों ने फॉर्मल कपड़े सिलवाए और जींस टी शर्ट पहनकर दफ्तर आना बंद कर दिया था। लेकिन तब कुछ समय बाद अधिकारियों ने ही जींस पहनकर दफ्तर आना शुरू कर दिया था। अब कर्मचारी संगठनों ने इसके लिए 2 महीने की मोहलत मांगी है। उनकी ये भी दलील है कि सर्दियों में इस तरह के कपड़े सिलवाना महंगा पड़ता है। वायुसेना के MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमान की चौथी स्क्वाड्रन को विदाई दे दी गई। उसने राजस्थान के बाड़मेर से आखिरी बार उड़ान भरी। इस दौरान ये लड़ाकू विमान वहां के आसमान पर आखिरी बार नजर आया। उसे सुखोई 30 MKI ने भी साथ में उड़ान भरकर सलामी दी। एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने पहले ही कहा था कि 2025 तक MiG-21 लड़ाकू विमान का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद हो जाएगा। दावा है कि यूपी के कानपुर में एक महिला को आईब्रो बनवाने पर ही तलाक दे दिया गया। इस महिला का पति विदेश नौकरी करने गया था, लेकिन एक दिन जब वो वीडियो कॉल पर बात कर रही थी तो उसके पति ने आईब्रो बनवाने पर नाराजगी जताई और वीडियो कॉल पर ही 3 तलाक दे दिया। अब महिला की शिकायत पर पुलिस ने पति समेत 5 लोगों पर FIR दर्ज कर ली। बिहार के गया में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरों के साथ रुद्राभिषेक किया गया। दरअसल ये सभी PM के समर्थक हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी के दोबारा प्रधानमंत्री बनने के लिए प्रार्थना की और रुद्राभिषेक करवाया। राजस्थान के दौसा में कांग्रेस प्रत्याशी के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बताया जा रहा है कि ये वीडियो चुनाव प्रचार का है। इस दौरान कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे ओम प्रकाश हुड्डा डांस करते नजर आए। इस वीडियो में पुरुषों के अलावा कुछ महिलाएं भी ओम प्रकाश हुड्डा के साथ थिरकती नजर आई। इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी हो जाती है। और आज की खबर एक बार फिर से गैस चैम्बर बनने की कगार पर खड़ी दिल्ली से जुड़ी हुई है, जहां पर जल्दी ही AQI 400 पार करने का संकेत है। यानी हवा बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो ये गंभीर श्रेणी में आ सकती है। इस तरह सरकारों और संस्थाओं की तमाम कोशिशों के बावजूद प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो कदम उठाए गए हैं शायद उनको पूरी गंभीरता से लागू नहीं किया जा रहा है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो दिल्ली और NCR में सेहत के लिए संकट जरूर खड़ा हो जाएगा और इसीलिए जरूरी हो जाता है कि इसे लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। दिल्ली के आसमान में धुंध की चादर बता रही है कि हालात बद से बदतर हो चुके हैं। AQI के आंकड़े तस्दीक कर रहे हैं कि हवा खराब से बहुत खराब हो चुकी है, जिसमें सांस लेना दूभर है। आज फिर दिल्ली वालों की सुबह गुड मॉर्निंग न होके बैड मॉर्निंग में बदल गई, क्योंकि आज फिर जब दिल्ली वाले उठे तो उन्हें वेरी पुअर AQI ही देखने को मिला। मैं आपको बता दूं कि पिछले 4 दिन से जो दिल्ली में हवा की गुणवत्ता है वो वेरी पुअर की कैटेगरी में है और 300 से पार चल रही है। देखा यह जा रहा है कि पंजाब और हरियाणा में जो पराली को आग लगाई जा रही है उससे दिल्ली के अंदर जो हवा है वो ट्रैप हो गई है, जिससे रोज देखा जा रहा है कि प्रदूषण का स्तर है राष्ट्रीय राजधानी हो और चाहे उसके साथ सटे पड़ोसी शहर हो वहां बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता खराब होने के साथ ही दिल्ली में ग्रैप 2 की पाबंदियां जारी हैं, जिसके तहत 15 पॉइंट का प्रोग्राम लागू किया गया है। लेकिन तमाम कोशिशें नाकाम नजर आती हैं क्योंकि AQI का लेवल 350 के आसपास है। ऐसा क्यों है? इसकी एक वजह इन तस्वीरों से साफ है जो नासा की सैटेलाइट से ली गई है। तस्वीरें बता रही हैं कि पंजाब में बेहिसाब पराली जलाई जा रही है। सिर्फ रविवार को 1000 से ज्यादा मामलों की तस्वीरें सामने आई। 25 से 29 अक्टूबर के दरमियान किस रफ्तार से वहां पराली जलाई गई है, इसे इन तस्वीरों से समझा जा सकता है और इसका नतीजा है कि दिल्ली NCR में प्रदूषण बेतहाशा बढ़ गया है।
आईटीओ में इस समय 333 AQI है जो वेरी पुअर की कैटेगरी में है। वहीं मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के पास 342 AQI है, वो भी वेरी पुअर की कैटेगरी में है। वहीं लोधी रोड जहां इस समय मैं खड़ा हूं, वहां इस समय 301 का AQI है, वो भी वेरी पुअर की कैटेगरी में है। वहीं ईस्ट दिल्ली के पड़पड़गंज में 367 पर AQI है, वो भी वेरी पुअर की कैटेगरी में है। वहीं नॉर्थ कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखा जा रहा है कि AQI बहुत ज्यादा है, 400 के पास है, वहां भी जो AQI है वो वेरी पुअर की कैटेगरी में है। जानकारों का कहना यह है कि AQI को लेकर और जो दिल्ली में हवा की गुणवत्ता को लेकर जो हालात हैं वो ऐसे ही बने रहेंगे और दिवाली से पहले अगर ये हाल है तो दिवाली के बाद दिल्ली वालों का क्या हाल होगा, अभी भी सांस लेना मुश्किल है, बाद में तो मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। दिल्ली NCR में ऐसे प्रदूषण की वजह से परेशानी बढ़ने वाली है, क्योंकि आंखों में जलन और गले में खराश जैसी समस्या अभी से शुरू हो गई है। नवंबर में अगर हवा की गुणवत्ता और खराब होती है तो मुमकिन है कि दिल्ली एक बार फिर गैस चैम्बर में तब्दील हो जाए। इसलिए इसे लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाना जरूरी है। पहले आपको बताते हैं कि दिल्ली NCR की हवा बहुत खराब होने पर सुप्रीम कोर्ट ने कैसे सख्त रुख दिखाया है। दिल्ली NCR के हालात देखते हुए कोर्ट ने कहा कि सभी चीजें सिर्फ पेपर पर हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। कोर्ट ने 5 पड़ोसी राज्यों से ये बताने को कहा है कि उन्होंने प्रदूषण रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं। इसके लिए दिल्ली, पंजाब, यूपी, हरियाणा और राजस्थान से हलफनामा दाखिल करने को कहा गया है। हालांकि प्रदूषण का स्तर कम करने के लिए लगातार जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। मसलन 1 नवंबर से दिल्ली में आने वाली डीजल बसों पर पाबंदी लगा दी गई है। बढ़ते प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने अब ये निर्णय लिया है कि 1 नवंबर से दिल्ली में दूसरे राज्यों की डीजल बसों को एंट्री नहीं दी जाएगी। ये भी कहा गया है कि जो बसें हैं वो सिर्फ इलेक्ट्रिक और CNG हैं, जो कि दिल्ली और दूसरे राज्यों के बीच चल सकती हैं, या फिर वो BS6 की डीजल बसें हों जिन्हें परमिशन दी जाएगी। उसके अलावा कोई भी बस हो उसे दिल्ली में एंट्री नहीं दी जाएगी। इस वक्त हम मौजूद हैं आनंद विहार बस डिपो पर और यहाँ से तमाम शहरों की दूसरे राज्यों की बसें मिलती हैं, चाहे वो यूपी हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, उत्तराखंड हो, सभी बसें यहाँ से चलती हैं। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी 1 नवंबर से कि जो यात्री हैं उनके लिए फिर क्या सुविधाएं होती हैं या फिर उन्हें और भी समस्याओं से दो चार होना पड़ेगा। AQI अगर ठीक नहीं होता तो डीजल बसों पर पाबंदी के साथ कई और सख्त कदम उठाए जा सकते हैं, लेकिन कोई भी तरीका तभी कारगर होगा जब उसे गंभीरता से लागू किया जाए। नहीं तो हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में जाना बड़ी बात नहीं। प्रदूषण का एक दूसरा असर ये हो सकता है कि इस साल दिल्ली NCR में ठंड कम हो। जानकार मान रहे हैं कि एल नीनो इफेक्ट के साथ प्रदूषण सर्दी पर असर डाल सकता है। दिल्ली अपनी सर्दी के लिए पूरे देश में मशहूर है, लेकिन इस बार दिल्ली में उतनी ज्यादा ठंड नहीं पड़ने वाली जितनी ठंड यहाँ अमूमन पड़ती है। मौसम वैज्ञानिकों का साफ साफ कहना है कि इस बार दिल्ली में बहुत ज्यादा ठंड देखने को नहीं मिलेगी। इसके कई सारे रीजन हैं। पहला रीजन ये है कि इस बार एल नीनो ईयर है। मतलब एल नीनो ईयर में ये होता है कि जो समुद्र का तापमान है वो सामान्य तापमान से ज्यादा होता है। ऐसे में ठंड बहुत ज्यादा दिखाई नहीं पड़ती है। इसके अलावा प्रदूषण दिल्ली में एक बड़ा कारक बनेगा इस बार, जो कि कम कर सकता है ठंड को। और तापमान जितना गिरता है अमूमन जनवरी या फिर दिसंबर में, उतना इस बार तापमान में गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। अक्टूबर से फरवरी के बीच में 2-3 बार तो बारिश देखने को मिल ही जाती है, जो कि ठंड में तापमान को गिराने का काम करती है, लेकिन इस बार वो बारिश भी नहीं होगी। तो कुल मिलाकर दिल्ली वाले इस बार अपनी सर्दियों के उन पुराने दिनों को जरूर मिस करेंगे। लेकिन इन सब के बीच जो बड़ी वजह यह है कि अगर बारिश नहीं होती है, ठंड ज्यादा नहीं होती है, तो पोल्यूशन आपको ज्यादा परेशान कर सकता है। यानी प्रदूषण का असर सर्दी पर पड़ सकता है और सर्दी कम होने साथ ही बारिश नहीं होने से प्रदूषण का लेवल बढ़ सकता है। इस तरह चुनौती दो तरफा है और सख्त कदम उठाकर ही इससे निपटा जा सकता है। पराली जलाने जैसी लापरवाहियां ना हो, इसके लिए जरूरी है कि सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। अनमोल बाली और मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का सेहत पर क्या असर हो सकता है और इससे बचाव कैसे करें, इस पर हमने बात की डॉक्टर डीके गुप्ता से। इस समय दिल्ली और एनसीआर के जितने अस्पताल हैं उनमें ओपीडी में या इमरजेंसी में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ गई है, ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ गई है जिनको सांस में तकलीफ है।
या तो सांस में दिक्कत हो रही है, सांस नहीं ले पा रहे हैं, एलर्जी हो रही है, या ब्रोंकियल अस्थमा का अटैक है, या सीओपीडी का अटैक है, तो ये लोगों के नंबर्स बढ़ गए। इसमें बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं सब शामिल हैं। खास करके जो छोटे बच्चे हैं जो बाहर से आए हैं, दिल्ली एनसीआर से बाहर के हैं, उनके अंदर ब्रोंकाइटिस है वो बढ़ गया है। और जो अस्थमा और सीओपीडी के पेशेंट्स हैं उनके अंदर एक्यूट एग्जैजरेशन ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा जिसको बोलते हैं, या सीओपीडी वो स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से उनकी इमरजेंसी विजिट्स बढ़ रही हैं, जिसके उनको ऑक्सीजन देना पड़ रहा है, नेबुलाइज कराना पड़ रहा है, इंजेक्टेबल दवाइयां देनी पड़ रही हैं, स्टेरॉइड्स देने पड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रदूषण है, हम सब के लिए जानलेवा हो सकता है, खतरनाक है, लॉन्ग टर्म में कैंसर होने तक की संभावना होती है। अपने शरीर को स्वस्थ रखें, मतलब नींद पूरी लें, अच्छे से सोएं, 6 से 8 घंटे कम से कम, घर में रेस्ट करें, मेडिटेशन करें, योगा करें, एक्सरसाइज करें, प्राणायाम करें। घर के अंदर जब रहते हैं तो तरल पदार्थों का सेवन ज्यादा करें, लस्सी है, छाछ है, नींबू पानी है, नारियल पानी है, सूप है, इनका ज्यादा सेवन करना चाहिए आपको। इसके अतिरिक्त सरकार को, पब्लिक को ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग प्रदूषण के अगेंस्ट खूब सारा अवेयरनेस फैलाएं, लोगों को एजुकेट करें, बच्चों को, बुजुर्गों को, सबको, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बुद्धिजीवी, सबको इसके जो खतरे हैं उसके बारे में बताना चाहिए। दिल्ली एनसीआर में इस वक्त प्रदूषण का जो लेवल है वो फेफड़ों को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है, इस पर हमने बात की डॉक्टर पुनीत गुप्ता से। प्रदूषण के अंदर हानिकारक गैसेस होती हैं, वो डायरेक्टली हमारे लंग्स पे इफेक्ट करती हैं। जो सांस के मरीज होते हैं, जैसे दमा हो गए, ब्रोंकाइटिस हो गए, या कि किसी का टीबी का ट्रीटमेंट चल रहा है, या निमोनिया हुआ है, या कोविड के बाद लंग्स में कोई इंजरी है, तो उन पेशेंट्स में लंग्स वैसे ही वीक होते हैं, और जब पोल्यूशन में हानिकारक गैसेस जाती हैं अंदर तो उसमें अस्थमा का अटैक पड़ सकता है, जिसमें कि सांस का तुरंत बढ़ जाना और ऑक्सीजन कम हो जाना, इस तरीके की चीजें देखी गई हैं। और इससे पेशेंट्स की ऑक्सीजन डिप होने के साथ साथ पेशेंट बेहोशी भी आ सकती है। और अगर पेशेंट को डायबिटीज साथ में है, या फिर कोई ब्लड प्रेशर हाई है, हार्ट की कुछ बीमारी है, तो ऑक्सीजन कम होने की वजह से दिल के दौरे पड़ने का खतरा और शुगर का फ्लक्चुएशन होना, या तो बहुत हाई हो जाना या एकदम से कम हो जाना, इस भी सामान्यता देखा गया है। महाराष्ट्र में आरक्षण आंदोलन के बीच सुबह होगी सर्वदलीय बैठक, तो राजस्थान कांग्रेस में चौथी लिस्ट में जसवंत सिंह के बेटे मानवेंद्र सिंह को दिया गया टिकट। चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश और दुनिया भर की ऐसी जरूरी खबरें मौजूद हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भेजे गए समन पर सियासत गर्मा गई। आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री आतिशी ने दावा किया कि ईडी केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहती है। वहीं बीजेपी ने सीएम को फिर निशाने पर लिया और उन्हें शराब घोटाले का मुख्य आरोपी करार दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस दौरान पीएम ने सरदार पटेल की जयंती पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही पीएम ने राष्ट्रीय एकता दिवस परेड को भी देखा। इस परेड में बीएसएफ, सीआरपीएफ और पुलिस जवानों की टुकड़ियां भी शामिल हुई। प्रधानमंत्री गुजरात के बाद शाम को दिल्ली पहुंचे, जहां वो कर्तव्य पथ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर हुए मेरी माटी मेरा देश अभियान से जुड़े कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने देश के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत नाम के संगठन की शुरुआत की। इसके जरिए युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जुड़े कई कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका निभाने का मौका मिलेगा। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का तलाक हो गया है। दरअसल उन्होंने टोंक सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। इसमें भरे पर्चे में सचिन पायलट ने खुद को तलाकशुदा बताया। सचिन ने फारूक अब्दुल्ला की पत्नी और उमर अब्दुल्ला की बहन सारा से शादी की थी। दोनों के 2 बेटे हैं। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर प्रदर्शन तेज हो गए। सोलापुर और दूसरी जगहों पर कुछ लोगों ने ट्रेनें रोकी, साथ ही कई जगह टायर जलाकर अपना विरोध जताया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कैबिनेट के सहयोगियों के साथ लखनऊ में फिल्म तेजस देखी। इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। वहीं कंगना ने कहा कि ये फिल्म देखने के बाद सीएम योगी भावुक भी हो गए। इस फिल्म में कंगना ने वायुसेना की पायलट तेजस गिल का किरदार निभाया है। करवा चौथ बुधवार को पूरे देश में मनाया जाएगा। इसको लेकर दिल्ली, उत्तराखंड, यूपी और मुंबई समेत देश भर के बाजारों में भीड़ देखने को मिली। बाजार में कुछ सुहागिन महिलाएं खरीदारी करती नजर आईं तो कुछ मेहंदी लगाती दिखी। खबरों के एक्सप्रेसवे से अब आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। आम चुनाव से पहले विपक्षी नेताओं ने एक बार फिर से जासूसी का मुद्दा उठा दिया है। इस बार एप्पल के आईफोन को हैक करने का आरोप लगा है। कंपनी की तरफ से भेजे गए अलर्ट को आधार बनाकर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा है और बीजेपी ने भी पलटवार किया है। हालांकि खुद एप्पल ने साफ कर दिया है कि उसने किसी भी खास सरकारी अटैकर्स की बात नहीं की है। डरने वाले नहीं हैं, हम लड़ने वाले लोग हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर आपको मेरा फोन चाहिए मैं दे देता हूं, आपको उठा के ले लो। एफआईआर क्यों नहीं करते?
एप्पल को प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते? एप्पल से बात करें, व्हाट इज दिस मैटर? तो बड़े दुख की बात है, आज हमारे डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में आजादी और आपकी प्राइवेसी को भी ये किस लिए उसको खत्म करना चाहते हैं? एप्पल की इन्वेस्टिगेशन के आधार पर अगर वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि ये नोटिफिकेशन क्यों गया है, तो इसमें भारत सरकार को लेकर उन पे आरोप लगाने का कोई औचित्य नहीं है। एप्पल का अलर्ट आया जैसे सियासी तूफान लाया। अलर्ट में जिक्र स्टेट यानी सरकार का था, लिहाजा विपक्ष ने सरकार पर जासूसी का आरोप लगाने में देर नहीं की और फिर घमासान शुरू हो गया। मैं मानती हूँ कि ये सीरियसनेस जो दिखानी चाहिए केंद्र सरकार को दिखानी चाहिए, क्योंकि वो क्लियरली कह रहे हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड है। अगर केंद्र सरकार नहीं कर रही है तो कौन सी ऐसे देश हैं जो हमारे ऊपर इस तरीके का अटैक कर रहे हैं, ये सवाल के घेरे में आता है। ऐसा क्यों है कि राहुल गांधी और तमाम ऐसे लोग जो कानूनी प्रक्रिया है उसका पालन नहीं करते हैं, पुलिस में कोई कंप्लेंट नहीं देते हैं, एप्पल कंपनी को कोई पत्र नहीं लिखते हैं, लेकिन विशुद्ध राजनीति करते हैं। जासूसी के आरोप में बार पलटवार देखने से पहले पूरा मामला समझ लीजिए। राहुल गांधी, महुआ मोइत्रा, राघव चड्ढा, सीताराम येचुरी और ओवैसी जैसे विपक्षी नेताओं के आईफोन पर एप्पल की ओर से मेल आया कि स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स शायद आपके आईफोन को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपके एप्पल आईडी से जुड़े आईफोन को रिमोटली हैक करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आपके उपकरण के साथ छेड़छाड़ हुई है तो वो आपके संवेदनशील डेटा, बातचीत, यहाँ तक कि कैमरा और माइक्रोफोन तक पहुँचने में सक्षम हो सकते हैं। इस चेतावनी मेल में लिखा है, हालांकि ये संभव है कि एक गलत अलार्म हो, लेकिन कृपया इस चेतावनी को गंभीरता से लें। इस मेल को दिखाते हुए राहुल गांधी ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाए। जवाब में बीजेपी ने उनको पेगासस याद दिलाया। देश के युवाओं को मैं समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं यहां हो क्या रहा है। आपका ध्यान कभी इधर ले जाते हैं, कभी उधर ले जाते हैं, कभी इधर ले जाते हैं। आपके दिल के अंदर गुस्सा पैदा करते हैं, और जब आपके दिल में नफरत आती है, गुस्सा आता है, जो आपका भविष्य है, जो इस देश की पूंजी है, जो इस देश का धन है, उसको उठा के ये लोग ले जाते हैं। एफआईआर क्यों नहीं करते? एप्पल को प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते? एप्पल से बात करें, व्हाट इज दिस मैटर? लेकिन जहां तक मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं, कोई भी टेलीफोन कंपनी ऐसा नहीं कहती है। बात समझ गए आप? अगर ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले वो खुद सर्टिन के पास आती है, जो क्विक रिस्पांस टीम है, वहां वो बताती है कि ये कुछ है, इसको देखिए, और उसके बाद होता है। तो यहां तो कमाल है, उन्हीं को मिला और प्रेस में गए, हिम्मत है तो चले जाए, एफआईआर कर दें। चुनावी माहौल में विपक्षी नेताओं की जासूसी के आरोप से सियासी पारा चढ़ना ही था। पेगासस मामले में भी विपक्ष ने ऐसे ही आरोप लगाए थे। एप्पल मामले में भी एक बार फिर विपक्षी नेताओं ने नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट शेयर करके सरकार को घेरा, लेकिन सरकार का कहना है कि एप्पल के मैसेज से ये साफ नहीं कि जासूसी कौन कर रहा है। हमने इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दिया है ऑलरेडी। उनका सिस्टम, उनका एन्क्रिप्शन सिस्टम जिस तरह का है, उसके बारे में एप्पल खुद क्लेम करता है कि कोई उसको हैक नहीं कर सकता। दूसरी बात, एप्पल ने अभी कुछ ही समय पहले खुद ने अपना क्लैरिफिकेशन इश्यू कर दिया है कि ऐसा जिस तरह का कंपल्सिव क्रिटिक्स आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसा कुछ भी नहीं है। 150 देशों में ये इस तरह की एडवाइजरी जारी की गई है। इस मामले में सियासी बवाल की वजह ये है कि नोटिफिकेशन विपक्ष के नेताओं को मिला है। बीजेपी के नेताओं को मेल नहीं आने से इस विवाद ने तूल पकड़ ली। तो बड़े दुख की बात है, आज हमारे डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में आजादी और आपकी प्राइवेसी को भी ये किस लिए उसको खत्म करना चाहते हैं? आखिरकार जासूसी किस लिए? और इस सीमा तक
कि जो पार्टी के बड़े नेता हैं, पार्टियों के बड़े नेता हैं, उनके मोबाइल सर्वेलेंस में ले लिए जाए, उनकी जानकारी हो जाए। ये बड़ा दुखद है और डेमोक्रेसी में इसके लिए कोई जगह नहीं। केंद्र सरकार जो हर नेता को जेल में डालना चाह रही है, उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि वो लोग अपोजिशन के नेताओं की जासूसी करा रहे हों। उनके लिए कोई बड़ा मामला नहीं। विवाद बढ़ा तो सवाल उठा कि सरकारी अटैकर्स कौन है। एप्पल ने जवाब दिया कि उन्होंने अपने संदेश में ये नहीं कहा है कि ये अटैकर्स कौन है, किस सरकार से जुड़े हैं। दूसरी बात ये भी है कि ऐसे मैसेज 150 देशों के यूजर्स को भेजे गए हैं। संयोग देखिए कि 2019 के आम चुनाव के वक्त राहुल और विपक्ष ने पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए जासूसी का आरोप लगाया था। लगता है कि 2024 के चुनाव में भी विपक्ष फोन हैकिंग को मुद्दा बनाने की कोशिश करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और न्यूज पथ पर आगे धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें हैं और उसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी और जेब से है। तेज रफ्तार खबरों के बीच ये खबरें छूट ना जाए, इसलिए चलिए धन बाजार का रुख करते हैं। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार में गिरावट रही। सेंसेक्स 238 अंक फिसलकर 63,875 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 61 अंक फिसला, ये गिरकर 19,080 पर आ गया। बैंकिंग और ऑटो सेक्टर के शेयरों में गिरावट देखी गई। दिल्ली सराफा बाजार में सोने के भाव गिरे, वहीं चांदी मजबूत हुई। अब दिल्ली में सोना 400 रुपए सस्ता हो गया, यानी अब 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 62,050 रुपए हुई। वहीं चांदी की कीमत में 300 रुपए की तेजी आई, यानी दिल्ली में अब 1 किलो चांदी की कीमत 75,500 रुपए पर पहुंची। नोएडा में घर खरीदने वालों के लिए खुशखबरी है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनबीसीसी ने भरोसा दिलाया है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आम्रपाली समूह की रुकी हुई आवासीय परियोजनाओं का काम साल 2025 तक पूरा हो जाएगा। कंपनी के मुताबिक उन्होंने अब तक लगभग 13,500 फ्लैट का निर्माण पूरा कर लिया है और उसकी कोशिश है कि मार्च 2025 तक सभी खरीदारों को उनका घर मिल जाए। पर सड़क हादसों से जुड़ी एक जरूरी खबर हम आपको दे देते हैं। देश में सड़क हादसों को लेकर केंद्र सरकार ने एक रिपोर्ट जारी की है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी इस रिपोर्ट में कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में हर घंटे 53 सड़क हादसे हो रहे हैं, जबकि हर घंटे 19 लोगों की मौत हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में 4,61,312 सड़क हादसे हुए हैं, जो कि पिछले साल की तुलना में 12% ज्यादा है। इन हादसों में 1,68,491 लोगों की जान चली गई, जबकि 4,43,366 लोग घायल हो गए हैं। और रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2022 में लगातार चौथे साल सड़क हादसों में सबसे ज्यादा 18 साल से 60 साल की उम्र के बीच के लोग शिकार हुए हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने साल 2024 तक सड़क हादसों में कमी लाने और इससे होने वाली मौत की संख्या आधी करने का लक्ष्य रखा है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में करीब 33% हादसे नेशनल हाईवे पर, 23% हादसे एक्सप्रेसवे पर और लगभग 44% सड़क हादसे दूसरी सड़कों पर हुए हैं। 2022 में लगातार दूसरे साल सबसे ज्यादा सड़क हादसे दोपहिया वाहनों से हुए हैं, जबकि कार, जीप और टैक्सी से होने वाले सड़क हादसे दूसरे नंबर पर हैं। 2022 के सड़क हादसों में सबसे ज्यादा लगभग 45% मौतें दोपहिया वाहनों पर चलने वाले लोगों की हुई हैं और इसके बाद करीब 20% पैदल यात्री शिकार हुए हैं। राज्यों की बात कर लेते हैं। 2022 में सबसे ज्यादा सड़क हादसे तमिलनाडु में दर्ज किए गए, जबकि सबसे ज्यादा मौतें उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई हैं। और रिपोर्ट में बताया गया है कि 2022 में सड़क हादसों की सबसे बड़ी वजह ओवर स्पीडिंग रही है, जिसने 71% से ज्यादा लोगों की जान ली है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पीछे से टक्कर मारने से सबसे ज्यादा हादसे हुए हैं। इसके बाद आमने सामने की टक्कर भी जिम्मेदार रही है। न्यूज पथ में मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।